गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स पेपर पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें हमारे जो लास्ट लेक्चर में बात चल रही थी उसमें हम कर रहे थे नेटवर्क थ्योरम, जिसमें हमने फर्स्ट नेटवर्क थ्योरम देखी थी सुपरपोजिशन, सेकंड देखी थी थेवेनिन, और अब हमारी जो थर्ड आज का जो टॉपिक है थर्ड नेटवर्क थ्योरम चल रही थी, ठीक है ना। इसमें जो थर्ड नेटवर्क थ्योरम है आज हमारी है पारस्परिक प्रमेय, ठीक है। पारस्परिक प्रमेय, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है ना, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो इसका पहले कथन देख लेते हैं हम, ठीक है ना। कथन क्या है, बहुत इजी है। तो इस प्रमेय के अनुसार यदि इस प्रमेय के अनुसार ये लिख लो आप, इसमें एक कंडीशन है जो आपको यहीं पे लगा देनी है, द्विपार्श्विक बाइलेटरल, ठीक है ना, बाइलेटरल प्रतिबाधाओं, ये ही कंडीशन है जो मैंने जो शब्द लिखा है ना, यही कंडीशन है द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं। द्विपार्श्विक प्रमेय के अनुसार द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं युक्त किसी जाल में यदि एक वोल्टता स्रोत, ठीक है ना, एक वोल्टता स्रोत कोष्ठक में लिख लेना, जिसका विद्युत वाहक बल E है, ठीक है ना। एक वोल्टता स्रोत किसी जाल में यदि एक वोल्टता स्रोत जिसका विद्युत वाहक बल E है, जाल के एक पास, मतलब लूप जिसको बोलते हैं ना, जाल के एक लूप या पास में स्थित है, तो इसके कारण, ठीक है, इस वोल्टता सोर्स के कारण दूसरे जाल के दूसरे पास में धारा आई उत्पन्न होगी या होती है, तथा उसी मतलब इस वोल्टता स्रोत की बात कर रहे हैं, उसी स्रोत को इस स्रोत को देखो, इस स्रोत को दूसरे पास में लगा दिया जाए तो पहले पास में भी धारा आई उत्पन्न होगी, अर्थात, ठीक है ना, यह है इसका कथन में, ठीक है। इसमें क्या है देखिए कि एक एग्जांपल ले रहा हूं कि
ये दो पास है, इसमें वोल्ट ये एक पास है, ये दो पास है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि इस एक पहले पास में यदि वोल्ट का सोर्स ई है, ठीक है ना, तो इसके कारण इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी, सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है ना, वीडियो रुक गया था बीच में, ठीक है। तो ये जो ए पास में वोल्ट का सोर्स ई लगा हुआ है, तो इस ई के कारण इस दूसरे पास के अंदर करंट आई फ्लो होगी। दोबारा क्या कह रहा है, यदि हम इस सोर्स को यहां से हटा के इसमें लगा दे, ठीक है ना, इस सोर्स को यहां से हटा के इसमें लगा दे, तो अब इसमें इस पास के अंदर जो पहला पास है इसमें करंट आई फ्लो होगी। बशर्ते यहाँ पे पहला जो शर्त बताया वो क्या बताया कि जो प्रतिबाधाएं हैं, ये प्रतिबाधाएं हैं, ये द्विपार्श्विक होनी चाहिए, बाइलेटरल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबाधा में इधर से करंट आए तो भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी, और प्रतिबाधा में इधर से करंट आए तो भी इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसके सेम गुण रहेंगे, चाहे करंट को किधर से भी फ्लो करे, है जैसे, लेकिन जैसे डायोड होते हैं, ठीक है ना, ये इनकी जो प्रतिबाधाएं होती है ये बाइलेटरल नहीं होती है, ठीक है ना, द्विपार्श्विक नहीं होती है, क्योंकि इधर से करंट जाती है ये अलग व्यवहार करता है, इधर से करंट आती है तो वो अलग व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो शायद ये आप थ्योरम को समझ गए होंगे। तो ये क्या कहना चाह रहा है, अर्थात पास, ये अब कुछ आंतरिक प्रतिबाधाओं की बात कर रहा है, अर्थात पास वन व पास, इसका मतलब इस कथन को दूसरे रूप में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो पास 1 व 2 है, ठीक है ना, पास 1 व पास 2 की आंतरिक प्रतिबाधा, ठीक है ना, क्या होगी, ZT12 लिखते हैं इसको, ठीक है, और जो वैल्यू होगी वो E1/I2, अर्थात ये होगी, ये है E1, और इसके अंदर जो करंट होगी वो I2 होगी, इसमें I1 होगी, ये नहीं लगा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये E2 कर दो और इसमें ये I1, तो इस E1 के कारण I2 में जब करंट फ्लो होती है तो उससे जो प्रतिबाधा उत्पन्न होती है, प्रतिबाधा निकालते हैं उसको आंतरिक प्रतिबाधा बोलते हैं, ZT12, ठीक है ना, ZT12 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू E1/I2 इसकी वैल्यू होती है। तो ये प्रतिबाधा अर्थात पास 1 व पास 2 की आंतरिक प्रतिबाधा ZT12 E1/E2, पास 2 व पास 1 की आंतरिक, ठीक है ना, आंतरिक प्रतिबाधा ZT21 इक्वल टू E2/I1। तब इस सोर्स के कारण इसमें जो करंट है वो I1 है, E2/I1 के बराबर, अगेन श्योर, ठीक है ना, E2/I1 के बराबर होगी, अर्थात ZT12 इक्वल टू ZT21, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा ZT12, ठीक है ना। तो ये इसका कथन है, इसको हम अब प्रूफ करते हैं कि वास्तव में ये ऐसा होता है क्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको हटा रहा हूं, ये कथन था आपका, कथन समझ गए। एक बार फिर से बता देता हूं, ये क्या बता रहा है, फर्स्ट कंडीशन कि यहाँ पे दो पास है, ठीक है ना, इसमें E1 ये E लगा हुआ है,
ये इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है। ये 1 पास है और ये 2 पास है, ठीक है ना। तो इसके कारण इसमें जो करंट यहाँ फर्स्ट पास में E वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो करंट I2 होगी, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि हम ये E यहाँ पे लगा दे, ठीक है, और ये 1 और ये 1 2 पास है तो 2 ये अब वोल्टेज सोर्स इसमें लगा दे तो ये I1 प्राइम और I2 प्राइम यहाँ पे लगाने पर जो करंट होगी I1 प्राइम I2 प्राइम होगी। तो अब इसमें इसके कारण तो ये I2, ठीक है ना, ये I2 और इसके कारण ये जो I1 प्राइम है ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है ना। ये जो थ्योरम है ये बताना चाहती है कि जब ये इसमें लगा हुआ है तो इस पास की करंट और यहाँ पे लगा हुआ है इसको पास में लगा हुआ है तो इस पास की करंट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी, दोनों बराबर होगी और हम यही निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना। क्या एग्जांपल ले रहे हैं कि ये E है, ठीक है, और ये प्रतिबाधा है, ये बाइलेटरल प्रतिबाधा है, ठीक है ना। ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। जैसा कि हमने बात किया दो पास है, यहाँ पे पास 1 है और पास 2 है। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 है और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 करंट है, ठीक है। तो अब हम इस यहाँ पे फर्स्ट पास में ये E लगा हुआ है, सेकंड पास करंट I2 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको यहाँ पे लगा देंगे सेकंड पास में और फर्स्ट पास की जो करंट होगी इसके बाद में जो भी वो कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि वो वैल्यू क्या आती है। तो इसके लिए जो आपके किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ नियमों का उपयोग करने पर, किरचॉफ नियमों का उपयोग करने पर देखो क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये E है तो इस फर्स्ट लूप के अंदर वोल्टता का नियम लगाइए, तो वोल्टता का नियम लगाओगे तो क्या होगा, ये जो E है ये इक्वल होगा, ये प्लस जो माइनस है तो ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा। देखिए हमने पीछे भी सुपरपोजिशन थ्योरम में, थेवेनिन थ्योरम में हम इनको सोल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं इनमें ज्यादा इनका वो लेके नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। E इक्वल टू ये I1 है, ठीक है, तो ये I1 इसमें फ्लो हो रही है और ये I2 इसमें फ्लो हो रही है, तो इस Z3 से I1 I2 दोनों फ्लो हो रही है, ठीक है ना। I1 की डायरेक्शन ये है और I2 की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये I1 है और Z1 और Z3 के अंदर फ्लो हो रही है, तो ये Z1 प्लस Z3, ठीक है ना। ये I1 यहाँ पे I1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है, किसमें है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इसलिए ये दोनों जुड़ के आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये करंट जो है इधर की तरफ फ्लो हो रही है माइनस इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये Z3 और I2 ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है ना। इसके ऊपर लूप लगा के देख लेना, आपके पास यही इक्वेशन आएगी। सेकेंड इक्वेशन लूप 2 की इक्वेशन, ठीक है ना। लूप 2 के अंदर देखो कोई सोर्स तो है नहीं, सोर्स नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे वही बात 0 इक्वल टू, यहाँ पे ये जो चल रहा है I2 करंट Z3 और Z2 दोनों के अंदर जा रही है, I2 जो करंट है Z3 और Z2 दोनों में जा रही है और दोनों इस लूप में किस में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो ये इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस Z2 प्लस Z3 ये I2, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये जो I1 करंट है, ये जो I2 करंट है इसके अपोजिट नीचे की तरफ आ रही है और Z3 में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस Z3 I1
I1, ठीक है ना, Z3I1 ये निकाल के देख लेना। तो ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करते हुए समीकरण 1 व 2 को धारा I2 के लिए हल करने पर, ठीक है ना। तो इसको I2 के लिए हल करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे I2 की वैल्यू क्या आएगी, I2, ठीक है। लास्ट हमने थेवेनिन और सुपरपोजिशन थ्योरम में मैंने इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करना बताया था इजीली, कि आप मैट्रिक्स फॉर्म में जो फॉर्म में इसको लिख के और डायरेक्ट इसका सोल्व कर सकते हो, अर्थात d1/d, d2/d, है ना। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी, इसको क्रैमर रूल बोलते हैं, ठीक है ना, समीकरणों को सोल्व करने का क्रैमर रूल। तो ये d की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे ये होगी Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस Z3, ठीक है ना, और ये माइनस Z3I1 की माइनस Z3, और ये हो गया माइनस Z3, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे Z2 प्लस Z3, ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देखिए Z1 प्लस Z3, Z2 प्लस Z3, ये मल्टीप्लाई हो गया Z1 प्लस Z3 और Z2 प्लस Z3, ठीक है, माइनस प्लस Z3 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस Z3 का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आपको देखो Z1 Z2 एक टर्म प्लस Z1 Z3 दो टर्म, Z3 Z2 तीन टर्म, Z3 का स्क्वायर और ये माइनस Z3 का स्क्वायर। तो Z3 के स्क्वायर से ये Z3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगी Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 और ये प्लस Z2 Z3, ठीक है ना। तो d की वैल्यू ये आ गई और D1, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए ये I1 के लिए D1 है और I2 के लिए D2, ठीक है ना। I1 की निकालेंगे तो D1/d और I2 की D2/d, हम I2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो D2 का मतलब क्या है कि जो ये वाली टर्म है, ठीक है ना, माइनस Z3 और Z2/Z3, इसकी जगह आप वैल्यू रख दीजिए e और 0, ठीक है। तो ये D2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। D2 की वैल्यू निकालने के लिए जो ये सेकंड स्ट्रीम है Z1 प्लस Z3 और माइनस Z3, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा e और ये हो गई 0, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई, ये तो हो गई 0 और ये माइनस और माइनस प्लस Z3e, ठीक है ना, Z3e। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई Z3e अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 और Z1, ठीक है, दिख रहा है ना। ये दिख रहा है ना, हाँ चलो दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू ध्यान रखना, I2 की वैल्यू क्या आ गई, इस जब ये सोर्स पास A में लगा है तो पास की I2 की वैल्यू कितनी आ गई, Z3e अपॉन Z1 Z2, ये वैल्यू D और D2 की वैल्यू रखने पर, ठीक है ना, D और D2 की वैल्यू रखने पर ये दोनों Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक ना, ये ध्यान रखना। अब हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं
और चेंज करके दूसरा स्रोत लेते हैं। देखो इसको हमें चेंज कर रहा हूं किसमें, ये Z1 है, ठीक है, ये Z2 है, ये Z3 है, ठीक है, और ये जो सोर्स है मैंने यहां पे लगा दिया, ठीक है, और इसमें अब ये सोर्स है तो इसमें ये करंट ये फ्लो होगी, ठीक है ना, और इसमें करंट ये फ्लो होगी, ठीक है। तो ये इस करंट को मैं मान रहा हूं I2 प्राइम और ये करंट है I1 प्राइम, क्योंकि ये 1 पास है और ये 2 पास है, ठीक है। तो अब मैं इसके कारण E के कारण I1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, और फिर देखूंगा कि इस ये I2 इक्वल टू I1 प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो ये सोल्व कर रहा हूं मैं इसके लिए, ठीक है, लगा रहा है इसको। अतः चित्र इसको 1 बोल देना, चित्र 1, ठीक है ना, चित्र A और चित्र B, ठीक है ना, जिससे ये होता है चित्र B से, ठीक है, चित्र B से देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका E, ठीक है, E इक्वल टू इसके अंदर ये लगाइए आप, ठीक है ना, किरचॉफ के लॉ से वोल्टा पटल वाला नियम, तो क्या लगाओगे Z2 Z3 में करंट फ्लो हो रही है, ये I2 इधर की तरफ और I1 प्राइम इधर की तरफ, तो ये प्लस ये हो गया Z2 प्लस Z3, ये आ रही है इधर से I2 प्राइम, ठीक है ना, I2 प्राइम ये माइनस, ठीक है ना, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि Z3 के अंदर इसमें Z3 के अंदर जो I1 प्राइम करंट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रही है, ठीक है ना, फॉलो हो रही है। सेकंड, इस लूप के अंदर देखिए, इस लूप में कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं, वैल्यू 0 होगी, ठीक है, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू 0 होगी, इक्वल टू यहाँ पे देखिए जो ये I1 प्राइम जो करंट है वो Z3 और Z1 में फ्लो हो रही है, ठीक है ना, जो I1 है वो Z1 प्लस Z3 में ये जा रही है I1 प्राइम, ये I1 प्राइम किसमें फ्लो हो रही है, ठीक है, और ये दोनों श्रेणी क्रम में होने के कारण जुड़ गए Z1 प्लस Z3, ठीक है, और ये जो I2 प्राइम है ये इस I1 प्राइम के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जिसके कारण ये माइनस Z3 I2 प्राइम, ठीक है ना, ये इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को नाम दे दो 3 और इसको नाम दे दो 4, ठीक है। तो समीकरण यहां से इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो I1 प्राइम के लिए इसको सॉल्व करेंगे, I1 प्राइम, तो I1 प्राइम के लिए मैं वही यहाँ पे D1 अपॉन D हो जाएगा बाय क्रेमर रूल्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे D1 क्या मिलेगा, D यहाँ पे रो का कोई मिलेगा, ठीक है ना, जो लास्ट इक्वेशन में हमने निकाला था, देखो यहाँ पे सॉरी थोड़ा आज मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे D इक्वल टू माइनस Z3, ठीक है, Z3 और Z2 प्लस Z3, ठीक है, निकाल के देखो आप यहाँ पे, और Z1 प्लस Z3 और ये माइनस Z3, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, Z3 ये Z3, ठीक है, और प्लस का हो गया ना Z3 माइनस Z2 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3, Z2 प्लस Z3, ये मल्टीप्लाई हो गया, इसे Z1 प्लस Z3, ठीक है, तो ये माइनस होगा, तो ये यहाँ से देखो Z2 Z1 Z2 Z3 और
Z3 Z1 और Z3 ZQ, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये माइनस, ठीक है ना, ये Z3 से Z3 वाली तरफ कैंसिल हो जाएगी और ये Z1 Z2 प्लस Z2 Z3, ये दिख रहा है ना यहाँ पे Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये D की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये D की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है ना, ये नेगेटिव में आ रही है। और D1 की वैल्यू क्या होगी, D1 की वैल्यू यहाँ पे देख लो, D1 जो है तो I1 प्राइम, ठीक है ना, फर्स्ट जो स्टेप है वहां पे E और 0 रख दो, ठीक है, E और ये 0, ठीक है ना, D1 E और 0 और Z2 प्लस Z3 और माइनस Z3, ठीक है, तो यहाँ से D1 की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये तो 0 हो गया, ठीक है, और ये माइनस Z3E, ठीक है ना, तो D1 की वैल्यू आ गई माइनस Z3 की और D की वैल्यू आ गई माइनस ये वाली, तो यहाँ से, ठीक है, हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, देखिए I1 प्राइम इक्वल टू D1 अपॉन D, ये बाई क्रेमर रूल्स है, पहले वाली भी क्रेमर रूल का यूज करके हमने निकाला है D1 अपॉन D, पहले वाले में कोई था, ठीक है ना, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों ये माइनस में है इसलिए प्लस में हो जाएंगे, ठीक है, और ये जो वैल्यू है Z3E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 और Z1, ये वैल्यू आएगी, ठीक है, तो देख लीजिएगा, I2 व I1 प्राइम का की तुलना करने पर, ठीक है ना, इन दोनों की तुलना करो, अब बता रहा हूं मैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इनकी तुलना करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए I1 प्राइम Z3E, I1 प्राइम Z3E, ठीक है ना, अपॉन Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, ठीक है ना, दैट मींस I1 प्राइम इक्वल टू I2, ठीक है, अर्थात हम यदि इसमें लगाएंगे तो ये I2 और इसमें लगाएंगे तो ये I1 की वैल्यू इक्वल होगी, यहां से देखिए तुलना करने पर, ठीक है ना, यहां से देखिए एक चीज और, हमने क्या लिखा था, Z312 इक्वल टू Z321, इनका मतलब क्या था, इसकी वैल्यू थी E, इसकी वैल्यू थी E1 अपॉन I2 और इसकी वैल्यू थी E2 अपॉन I1, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E, ठीक है ना, यहाँ पे हमने दोनों जगह E1 और E2 की वैल्यू क्या ली है, E, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू E लिखी है, ठीक है, तो ये E हो गई, ठीक, और यहाँ पे जो I1 प्राइम और I2 प्राइम ये I है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, E अपॉन I, ये क्या हो जाएगा, E अपॉन I, ये दोनों वैल्यू E अपॉन I, दैट मींस यहाँ पे देखिए, ये जो Z, यहाँ से वैल्यू देखिए E अपॉन I की वैल्यू, E अपॉन I की वैल्यू, E अपॉन I, ये हो जाएगा Z1 Z2 प्लस E अपॉन I की वैल्यू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन
Z3, ठीक है ना। और यहाँ से भी देखिए E अपॉन I की वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। ये है, तो यहाँ पे जो अंतरिम जो सेकंड हमारा जो तथ्य था Z-2 इक्वल टू Z-1, ठीक है ना, अंतरिम प्रतिबाधाएं ये भी दोनों समान है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक बार रिवाइज करके पुनः देखना, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।